नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय के संबंध में बताया और उसके अंतर्गत मैंने आपको उनके जीवन, उनकी रचनाओं, उनके धार्मिक विचारों और सामाजिक विचारों साथ साथ शिक्षा संबंधी विचारों से भी आपको अवगत कराया। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक, प्रशासनिक और राजस्व संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगी। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को हम पहले लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय का ये विश्वास था कि धार्मिक सुधार तथा राजनीतिक सामाजिक प्रगति परस्पर अंतर संबंधित हैं। भारत के राजनीतिक पतन के लिए धार्मिक तत्वों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ भी उत्तरदायी हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार के शब्दों में राम मोहन रॉय पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देशवासियों की कठिनाइयों तथा शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया और भारतीयों को संगठित होकर राजनीतिक आंदोलन चलाने का मार्ग दिखाया। राजा राम मोहन रॉय का ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी के दौरान कंपनी के एक उदारवादी अधिकारी जॉन डिग्बी से परिचय हुआ। जॉन डिग्बी की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। अंग्रेज़ी साहित्य के अध्ययन ने रॉय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। रॉय के प्रमुख राजनीतिक विचारों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है कि वे उदारवाद के समर्थक थे। राजा राम मोहन रॉय को भारत में उदारवादी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उदारवादी विचारधारा का आरंभ यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। उदारवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका गौरव सुरक्षित रहे। उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति का केंद्रीय स्थान है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता। राम मोहन ने जीवन के हर क्षेत्र में उदारवादी विचारधारा का समर्थन किया। उदारवादी विचारधारा में विश्वास के कारण रॉय ने धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता, असंप्रदायिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के आदेशों का पालन करने के लिए पुरोहित वर्ग के आदेशों को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवादी विचारधारा को स्वीकार करते हुए उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कानून के शासन का समर्थन किया तथा निरंकुश अत्याचारी शासन का विरोध किया। उनके अनुसार संवैधानिक सरकार के अंतर्गत ही मानव स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी वे संवैधानिक साधनों के उपयोग को उचित मानते थे। उदारवादी विचारधारा के अनुरूप उनका विश्वास था कि क्रमिक परिवर्तन होने चाहिए। उदारवादी विचारधारा के समर्थन के कारण ही आर्थिक क्षेत्र में उनका संपत्ति के अधिकार की पवित्रता में भी विश्वास था। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में उनका विचार उदारवादियों से भिन्न था। उदारवादी जहां राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में हैं, वहीं वे राज्य का कार्यक्षेत्र सामाजिक सुधारों तक विस्तृत करने के पक्ष में थे। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का समर्थन करने के अतिरिक्त उन्होंने स्वतंत्रता का भी पक्ष लिया। वे स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उदारवादी विचारधारा में विश्वास के कारण वे स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। स्वतंत्रता में उनकी आस्था इस बात से परिलक्षित होती है कि वे न केवल स्वयं अपनी स्वतंत्रता चाहते थे बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी सजग थे। राय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारधारा का केंद्र स्वतंत्रता की अवधारणा ही है। उनका मूर्ति पूजा का विरोधी होना, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा की मांग करना,
प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना, नारी अधिकार, शक्ति पृथक्करण और कानून के संहिताकरण की मांग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता उन्हें कितनी प्रिय थी। वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे, साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन करते थे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर होने के कारण राय ने प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया, क्योंकि प्रेस विचार और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। राय के द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, राजनीतिक सुधार कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक था कि समाचार पत्र प्रतिबंधित न हों। राममोहन ने समय समय पर बंगला गजट, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार आदि पत्रों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी विषयों पर लेख लिखे। 1818 में जब सरकार की ओर से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए तो राय और उनके सहयोगियों ने इनका विरोध किया। इसके अतिरिक्त राय ने व्यक्ति के अधिकारों का भी समर्थन किया। राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में नागरिक अधिकारों के लिए जागरूकता उत्पन्न की। यद्यपि राय ने नागरिक अधिकारों की कोई विशिष्ट सूची नहीं दी, लेकिन वे जिस स्वतंत्रता के अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति और धर्म विषयक अधिकारों को महत्व देते थे, वहाँ जीवन और स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने कानून के संहिताकरण, शक्ति पृथक्करण, जजों की कार्यकुशलता और स्वतंत्रता तथा जूरी लॉ पर बल दिया। तो ये थे बच्चों रॉय के राजनीतिक विचार। अब हम चलते हैं उनके कानून संबंधी विचारों की तरफ। राय ने कानून का अर्थ बताते हुए कहा कि कानून भावना रहित विवेक की अभिव्यक्ति है। कानून उनके अनुसार संप्रभु का आदेश है, अतः ईस्ट इंडिया कंपनी का शीर्षस्थ पदाधिकारी भी भारत के लिए कानून बनाने के लिए अधिकारी नहीं है। केवल इंग्लैंड की संसद को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त रॉय की यह भी मान्यता थी कि ब्रिटिश संसद को भारत के लिए बनाए गए कानून पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उस कानून के संबंध में भारतीय अभिजन वर्ग का क्या दृष्टिकोण है ये भी जान लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कानून के संबंध में रॉय ने कानून के संहिताकरण पर बल दिया। राममोहन रॉय ने कानून के संहिताकरण पर बल दिया। उनके विचार में कानून का संहिताकरण शासक और शासित दोनों के लिए लाभदायक होगा। उनके अनुसार संहिताकरण का आधार वे सिद्धांत होने चाहिए जो समाज के सभी वर्ग स्वीकार करते हों। राममोहन ने इस बात पर भी बल दिया कि संहिताकरण के दौरान इस देश में लंबे समय से चले आ रहे परंपराओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन परंपराओं का विवेकपूर्ण और सामान्य रूप से कल्याणकारी होना आवश्यक है। संहिताकरण कानून को सरल और स्पष्ट बनाएगा। संहिताकरण द्वारा कानून को लागू करना अधिक सहज हो जाएगा, ऐसा राममोहन का विश्वास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कानून, परंपरा और नैतिकता में भेद किया। कानून संबंधी विचारों के अलावा उन्होंने प्रशासन और राजस्व के संबंध में भी विचार दिए। उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी का समर्थन किया। उन्होंने प्रशासन को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाने के लिए इस भागीदारी को आवश्यक बताया। उनका मत था कि अपरिपक्व व्यक्तियों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार सिविल सेवकों की भर्ती की आयु 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्थायी सेनाओं के स्थान पर नागरिक सेनाओं के निर्माण पर बल दिया।
इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि लगान में परिवर्तन का अधिकार ज़मींदारों का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए तथा राजस्व वसूली के कार्य में भारतीयों की नियुक्ति करनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उनका कहना था कि इस संबंध में स्वतंत्रता और पक्षपात रहित न्यायपालिका ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सर्वोच्च गारंटी हो सकती है। उन्होंने अपने एक पुस्तिका में, जिसका नाम भारत की राजस्व और न्यायिक व्यवस्था की एक व्याख्या है, कहा था कि न्यायपालिका अधिक से अधिक लोगों के काम आने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था के साथ भारतीयों का जुड़ाव होना भी आवश्यक है। उनका मत था कि न्यायालय में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार को न्याय प्रशासन में उन लोगों का सहयोग लेना चाहिए जिन्हें भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की जानकारी हो। उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का समर्थन किया। साथ ही साथ भारतीय तथा यूरोपीय लोगों के मध्य न्यायिक समानता की मांग भी की। इसके अतिरिक्त राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में उनका ये मानना था कि यद्भावियों की नीति के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व वहन करने चाहिए। उन्हें उदारवादी शिक्षा को सामान्य रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में वो अंतर्राष्ट्रीय सह अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि एकता और शांति विश्व में बनी रहे। वे संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखते थे और विभिन्न देशों को उनकी शाखाएं मानते थे। तो इस प्रकार बच्चों, ये तो थे राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक, प्रशासनिक और कानून संबंधी विचार। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इससे संबंधित अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों और उनके योगदान के संबंध में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।